हाँ, सो आज का टॉपिक है एनीमियास। तो इसमें जो है पहला है डेफिनेशन और उसके बाद क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो बड़ी सिंपल सी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज़ बिलो द नॉर्मल रेंज फॉर द पर्टिकुलर एज एंड सेक्स ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे एनीमिया का है कि वो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। अब अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर अलग अलग वैल्यूज़ हैं। जैसे मेल्स पे 13 और फीमेल्स पे 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये दो मेन हैं। बाकी फिर हम बात कर सकते हैं लो आरबीसी काउंट, जो कि हम एक बेसिक्स डेफिनेशन उसको भी कह सकते हैं कि आरबीसी काउंट कम हो गए। बट यूजुअली यानी अब वो जो है बट नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लो हीमोग्लोबिन लेवल इन एनीमिया। ज़रूरी नहीं कि आरबीसी काउंट कम है तो हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाए। इसलिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हीमोग्लोबिन के साथ है। ग्रेडिंग ऑफ एनीमिया में हम ग्रेड बात कर सकते हैं कि कितना कम है। तो इसका 3 शब्द ही रहेंगे, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। और जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी 8 से 10, 6 to 8 एंड बिलो 6। तो बिलो 6 हो जाएगा हीमोग्लोबिन, तो सीवियर है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में 2 टाइप की क्लासिफिकेशन आते हैं। एटियोलॉजिकल यानी पॉजिटिव, इसको विद बायस भी कहते हैं। और दूसरा हो गया हमारा विंट्रोब्स क्लासिफिकेशन। ये 2 मेन क्लासिफिकेशन। पॉजिटिव में 5 रीजंस या एक तरीके से 5 पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसका मतलब समझे एनीमिया का, इसका मतलब ही हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो कैसे कैसे कम हो सकता है? डेफिशिएंसी एनीमियास, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मैक्रोप्लास्टिक एनीमिया, ये 2 जो नाम है काफ़ी कॉमन है। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो सकता है। ये लिखिए। दूसरा कैसे हो सकता है? सिमिलर है, अगर ब्लड का लॉस हो जाए तो वो उसको हीमोरेजिक कहते हैं। 2 टाइप से लॉस हो सकता है, जल्दी लॉस होना, आराम से लॉस होना। तो एक्यूट और क्रोनिक इस बात पे डिपेंड करता है। एक्यूट यानी एक्सटेंट पे, तो एकदम से हो। क्रोनिक इंटरनल ब्लीडिंग से ऑफ ऑर्गन्स की। हीमोलाइटिक एनीमिया यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, और उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अब एक टाइप हो गया हेरिडिटरी बाय जेनेटिक्स, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ये 3 नाम तो सुने। मेन है वो हमारा G6PD डेफिशिएंसी, जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा हो गया एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या होता है? एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट दैट। एंटीबॉडी बनने की डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा। जैसे डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, मलेरिया, स्नेक वेनम, टॉक्सिक इफेक्ट्स, ड्रग एंड केमिकल्स। और फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया हीमोलाइटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, हीमोलाइटिक एनीमिया, पैरोक्सिमल, नॉक्टर्नल, हीमोग्लोबिनूरिया। ये 3 मतलब मेन अगर हम बात करें तो मलेरिया की हम बात कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, तो इससे भी ये कर सकते हैं। इस पे जो है वाइवा की क्वेश्चन आ सकते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया है, फेलियर ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी, सिंपल है। एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेस, कोई भी क्रॉनिक डिजीज ले लो, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसी, क्रॉनिक लंग डिजीजेस। दूसरा वाला और मेन है, उसका नाम है विंट्रोब्स क्लासिफिकेशन। इसमें हम सीधे बात करते हैं MCV और MCHC की। MCH के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि उसका ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर मैंने बोला MCV यानी वो साइज़ की बात करेगा, और MCHC मतलब वो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात। बस ये याद रखना। उसी से 2 वर्ड बनता है हमारे, साइटिक एंड क्रोनिक। अब उसके आगे हम प्रीफिक्स लगाएंगे अपने अनुसार। अगर हम बात करें फिर से, क्या बात कर रहा था मैं? विंट्रोब्स क्लासिफिकेशन की। तो इसमें आएंगे 3 पॉइंट्स, यानी उसके भी 3 टाइप्स हैं, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। 3 नाम है। अब आप समझ गए होंगे। इसको अलग अलग पढ़ते हैं। नॉर्मोसाइटिक
माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक। अब यहाँ से भी आप और अच्छे समझ पाएंगे। नॉर्मोसाइटिक का मतलब है नॉर्मल साइज़, माइक्रो स्मॉल साइज़, मैक्रो लार्ज साइज़। क्रोमिक है, कलर्स की बात की, कलर किससे? हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन सेचुरेशन ऑफ आरबीसी। नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। यहाँ पे कोई हाइपरक्रोमिक नहीं है, क्योंकि MCSC की भी एक वैल्यू होती है जो कि 30 से 38%। हाँ, हाइपोक्रोमिक आप समझ गए होगी बात, जो क्रोमिक है वो MCSC से रिलेटेड है और साइटिक जो है वो MCV से कनेक्टेड है। MCSC 38% ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए हाइपरक्रोमिक जैसी कंडीशन नहीं होती। या नॉर्मोक्रोमिक होगा, हाइपरक्रोमिक होगा। इसलिए देखिए आप इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएं, 1 2 3 दोनों एक साथ होकर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, यानी कोई दिक्कत नहीं, साइज भी सेम है और कलर भी सेम, सब सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत कैसे नहीं हो सकती? अगर मैं बात करूँ एक्यूट पोस्ट हीमोरेजिक एनीमिया एस इन एक्सटेंस, तो एक्सटेंस में अब देख लिया बात, मतलब उसमें RBC से सेल है, उसकी कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं हो सकती, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ ब्लड बह गया है। हीमोलाइटिक एनीमिया, अब उसमें तो सेल का जो है, हीमोलाइटिक मतलब सेल लाइसिस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें भी क्या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें साइज़ का क्या रोल है, उसमें कलर का, हीमोग्लोबिन का क्या रोल। ए प्लास्टिक बोन मैरो फेल हो रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी इन दोनों चीज़ में, साइज़ और कलर में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एकदम उसका रिवर्स, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक दोनों कम करते हैं। ये भी कम कर दिया, MCV MCSC भी कम कर दिया, साइज़ भी कम कर दिया और हीमोग्लोबिन का सब कैसे कम हो सकता है दोनों एक साथ? आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, अच्छे से भाई आयरन डेफिशिएंसी है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई उससे साइज़ जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो सकती है, उससे सीधी, और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन, तो उससे भी हाइपोक्रोमिक हो गया, यानी हीमोग्लोबिन भी कम हो गया। बाकी क्रोनिक पोस्ट हीमोरेजिक एनीमिया से भी हो सकता है, थैलेसीमिया से भी हो सकता है। ऐसे ये तो मैं एक पॉइंट तो सबसे याद कर लेना चाहिए। एक एग्जांपल सारे से जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको याद कर लेना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में। यहाँ पे आएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हाँ, नॉर्मोक्रोमिक है, इसका मतलब क्या है? वो सेम है, MCSC सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मैक्रोसाइटिक मतलब साइज इंक्रीज होगा, तो मेगालोब्लास्टिक है तो उससे साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो गया है? डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी से जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है वो बनाता है क्या, हमारा RBC के जो मेन DNA उसके सिंथेसिस करता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहाँ से उसका साइज़ जो है एब नॉर्मल टाइप से इंक्रीज होगा। ये पैथोलॉजिकल कॉज है ऑफ कोर्स। तो ये हो गया मेगालोब्लास्टिक। हम मेगा और मैक्रो दोनों ऐसे शब्द से याद रख सकते हैं, हालांकि दोनों का मतलब अलग है, पर हम ऐसे याद रख सकते हैं, मेगा है तो मैक्रोसाइटिक है। और यहाँ पे नॉन मेगालोब्लास्टिक के भी एग्जांपल आ सकते हैं वाइवा के क्वेश्चन में। वाइवा में पूछा जाता है, क्योंकि उसको पता है टीचर को कि भाई मेगालोब्लास्टिक तो आएगा ही आएगा मैक्रोसाइटिक में। तो नॉन मेगालोब्लास्टिक में आता है हैवी अल्कोहल यूज़, लिवर डिजीजेस, हाइपरथायरॉयडिज्म, 3 चीज़ें आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो पूछा जा सकता है इस मामले में कि क्यों उससे होता है, तो वही है नॉन मेगालोब्लास्टिक के एग्जांपल है, इतना ही बोल देंगे तो काफ़ी रहेगा। जनरल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया में यहाँ पे हम बात करें अनीमिक हाइपोक्सिया, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ द हाइपोक्सिया। 4 टाइप के हाइपोक्सिया होते हैं, इसमें अनीमिक है। अनीमिक मतलब है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड अनीमिया owing to the reduced hemoglobin concentration। अब काफ़ी कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस देखे जाएंगे, जिसको कहते हैं हम एकोमोडेशन एंड एक्लेमाइजेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी इसको भी देखा जाएगा, कभी इसको भी समझा जाएगा कि ये क्या है। ये 2 वर्ड याद रख लेना चाहिए, एकोमोडेशन एंड एक्लेमाइजेशन आर दी कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेस फॉर दी हाइपोक्सिया। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे जनरल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया। मतलब क्या होता है एक्चुअल में? क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है कि भाई अब वो एनीमिया हो गया तो उससे अब क्या क्या
चीज़ें हमें देखने मिल सकती, मतलब शरीर में अब क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो आप हमें समझना है। तो इसके 10 पॉइंट हैं, एग्जैक्ट 10 पॉइंट है, तो उसको समझना। पहला जो रहेगा वो है हमारा जनरलाइज पार्ट। जनरलाइज चीज़ जैसे मस्कुलर वीकनेस होती है। अब हाइपॉक्सिया सॉरी अनीमिया है, अनीमिया है और अनीमिक हाइपॉक्सिया उससे होता है। अनीमिया का मतलब क्या है? ब्लड कम कर, उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, हाइपॉक्सिया। तो ये दोनों तो एक साथ मिल गए। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है? अगर ऑक्सीजन ही कम कर दे, मस्कुलर वीकनेस सबसे पहले, उससे क्या हो सकता है? फटीगेबिलिटी यहाँ पे। इसके बाद पेलर दिखने में, पेलरनेस दिखने में, किसमें? स्किन एंड म्यूकस में। इसके बाद क्या देखने मिल सकता है? रेस्पिरेशन, ब्रेथलेसनेस, ब्रेथ एंड फोर्स इंक्रीज होगा इसमें। वही कंपनसेटरी, पूरा कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि भाई अगर कोई चीज़ कम हो रही है, कोई भी चीज़ कम हो गई तो उसको फिर से बढ़ाते हैं। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म। किसी दूसरी चीज़ को बढ़ाते हैं तो उससे वो भी इफ़ेक्ट कर जाएगा और वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, है ना। ये सब तो आप समझ में आ गया आपको। तीसरे पॉइंट तक, चौथे पॉइंट में क्या अपना CB कार्डियोवैस्कुलर है, हार्ट रेट इंक्रीज, पैल्पिटेशन एंड मर्मर्स। ये क्यों होगा? इसका रीज़न पूछते हैं वाले में। ये भी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म, देखो सेम मतलब है, इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। और अगर बहुत ही सीरियस केस हो गया नहीं तो एंजाइना पेक्टोरिस, CNS सेरेब्रल हाइपोक्सिया, इसमें एक आता है लेथार्जी, कन्फ्यूज़न वगैरह, ड्राउजीनेस, ये तीनों हो सकते हैं। ऑक्यूलर विजिबल डिस्टर्बेंस, उसके कारण भी हो सकता, मतलब ऑक्यूलर प्रॉब्लम भी हो सकती है। GIT प्रॉब्लम, नर्वस एंड कॉन्स्टिपेशन, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन। और रीनल प्रॉब्लम क्या है? फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, मतलब कोई भी रीनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। 10 पॉइंट है, BMR इंक्रीज हो सकता है। ये 10 पॉइंट है, काफ़ी अच्छे से इसको याद कर लो, क्योंकि ये दोनों जितने भी टाइप के एनीमिया में हैं, जैसे एक हो गया अपना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और दूसरा होगा हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें ये दोनों का सेम रहेगा, तो काम हमारा आसान हो गया।